हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जो पहली न्यूज़ है वो ये है कि आपको जैसे पता होगा कि HAL ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है नाइजीरियन आर्मी के साथ, जिसके अंतर्गत बेसिक हेलीकॉप्टर फ्लाइंग की जो ट्रेनिंग है वो 6 नाइजीरियन आर्मी के ऑफिसर्स को दी जाएगी, जो कि HAL के रोटेटरी विंग एकेडमी में होगी। तो इस न्यूज़ को ऑफिशियली HAL ने ट्वीट किया है। बाकी इससे रिलेटेड जो न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि नाइजीरियन आर्मी जो है वो HAL के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को अपनी सर्विस में ले सकती है। तो इंडिया में इस न्यूज़ का कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, ना ही डिस्कशन चल रहा है, पर नाइजीरियन डिफेंस साइट्स जो हैं वो इस न्यूज़ को सर्कुलेट कर रही हैं। तो ये चीज़ डेफिनेटली सर्कुलेशन पर है, पर ऑफिशियल कंफर्मेशन इसका अभी तक नहीं हुआ है। ये चीज़ हमें दिमाग में रखनी है। तो अगर हम नाइजीरियन डिफेंस फोर्सेस की बात करें तो उनके द्वारा मॉडर्नाइज किया जा रहा है अपनी मिलिट्री को, जिसके अंतर्गत उन्होंने इस साल मार्च में ही JF-17 की डिलीवरी ली है। तो नाइजीरिया ने करीबन 30 से 40 के अराउंड JF-17 के ऑर्डर दिए हैं और ये ब्लॉक 2 के JF-17 है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इससे पहले जो उनके पास एयरक्राफ्ट थे वो चाइनीज़ चेंगडू F7 थे और खाली 8 ही थे। तो यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि नाइजीरिया द्वारा एग्रेसिवली अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाया जा रहा है। बाकी उनके द्वारा EMB-314 सुपर टुकानो एयरक्राफ्ट को भी यूज़ किया जाता है, जो कि लाइट अटैक के काउंटर इंसर्जेंसी एयरक्राफ्ट हैं, जिस पर हम एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं। अफगानिस्तान में ये काफ़ी सक्सेसफुल रहे थे और करीबन 12 के नंबर में इन्होंने ये ऑर्डर किए हैं। साथ में ये फ्रेंच और जर्मन अल्फा जेट को यूज़ करते हैं, जो कि ट्रेनर भी हैं और अटैक रोल में भी यूज़ किए जा सकते हैं। बाकी अगर आप इनके हेलीकॉप्टर की फ्लीट को देखेंगे तो ये Mi-24 हेलीकॉप्टर्स को यूज़ करते हैं करीबन 32 के नंबर में। तो इनकी फ्लीट को देखकर ये आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि इनके जो मैक्सिमम एयरक्राफ्ट हैं वो मेनली ग्राउंड अटैक रोल के लिए हैं। और इसके पीछे जो रीज़न है वो है बोको हराम। तो आप सभी ने ऑलमोस्ट बोको हराम का नाम सुना होगा। ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नाइजीरिया में बेस्ड है और इनकी इंसर्जेंसी के अगेंस्ट में नाइजीरियन डिफेंस फोर्स जो है वो लड़ती रहती है। तो इसीलिए नाइजीरियन एयरफोर्स के जो ज़्यादातर एयरक्राफ्ट हैं वो ग्राउंड अटैक रोल के लिए हैं। बाकी नाइजीरिया के जो पड़ोसी हैं उनकी एयरफोर्सेस इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तो नाइजीरिया को अपने एयर स्पेस को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ नहीं करनी पड़ती। तो अगर इनको 35 से 40 के नंबर में कोई एयरक्राफ्ट लेना था, JF-17 इनके लिए परफेक्ट एयरक्राफ्ट था। पहली बात तो वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। दूसरी चीज़, ग्राउंड अटैक के लिए वो काफ़ी डिसेंट है। अगर LCA तेजस और JF-17 में से भी चूज़ करना पड़ता तब भी JF-17 ही नाइजीरिया के लिए ज़्यादा सेंस बनाता, क्योंकि उनकी एयर स्पेस में कोई खतरा नहीं है। मेनली उनको ग्राउंड अटैक के रोल के लिए एयरक्राफ्ट चाहिए। तो अब हम आते हैं LCH का जो रोल है वो नाइजीरिया के लिए कहाँ आता है। तो ये बात आपको क्लियर कर दे कि जो पायलट ट्रेनिंग लेने आए हैं HAL में वो एक्चुअली नाइजीरियन आर्मी के हैं। और ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो नाइजीरियन आर्मी है वो बोको हराम की इंसर्जेंसी के अगेंस्ट में लड़ती रहती है। तो वहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो काउंटर इंसर्जेंसी प्लेटफॉर्म की है और साथ में क्लोज एयर सपोर्ट की है। तो उस रोल में ये हेलीकॉप्टर्स नाइजीरियन आर्मी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो क्योंकि आपको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में लड़ना है, किसी आर्मी के अगेंस्ट में नहीं लड़ना है, तो ये जो लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे, साथ में एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन भी होंगे। वहीं पर हम बात करें नाइजीरियन Mi-24 और Mi-35 की, तो नाइजीरिया द्वारा जो Mi-35 हैं वो काफ़ी रिसेंटली खरीदे गए हैं। बाकी पहले से भी ये कुछ Mi-24 ऑपरेट करते थे। तो ये भी मॉडर्न हेलीकॉप्टर हैं और बोको हराम के अगेंस्ट में यूज़ किए जा रहे हैं। LCH को इनके साथ ऐड करना नाइजीरियन आर्मी के लिए एक काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि नाइजीरिया के हिसाब से ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है और काउंटर इंसर्जेंसी रोल में ये परफेक्टली बैठता है अपने फ्लाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से। तो अगर ऑफिशियली नाइजीरियन आर्मी इन हेलीकॉप्टर्स को लेती है तो इसमें सरप्राइज होने की बात नहीं है। अब बात करते हैं दूसरी रिपोर्ट की, जहां पर एक ग्रीक वेबसाइट है जिसका नाम है पेंटापोस्ट। उन्होंने ये क्लेम किया है कि जो ग्रीक एयरफोर्स है वो अपने रिसेंटली परचेज रफाल में ब्रह्मोस मिसाइल को लगा सकती है, जो कि एंटी शिप और लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है। तो अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे, इसमें बहुत डिटेल में चीज़ें नहीं लिखी हैं। इस आर्टिकल में यही कहा गया है कि टर्की और पाकिस्तान एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए हैं। पाकिस्तान को जो है टर्की की मदद मिल रही है अपने वेपन्स वगैरह को डेवलप करने में,
और साथ में इंडिया के अगेंस्ट में जो टर्की है वो पाकिस्तान को मदद कर रहा है। उसके साथ इसमें ये चीज़ भी कही गई है कि जो ग्रीस है और इंडिया है वो भी काफ़ी पास आए हैं, जिसके अंतर्गत दोनों कंट्रीज जो हैं वो डिफेंस के क्षेत्र में पार्टनरशिप को बढ़ा रहे हैं। तो इसमें यह बात भी कही गई है कि जो ग्रीक एयरफोर्स है वो अपने रफाल में इंडियन मिसाइल्स को भी टेस्ट कर सकती है। और स्पेसिफिकली यहाँ मिसाइल की बात नहीं कही है, पर ब्रह्मोस को डिस्कस किया है। इसमें यह कहा गया है कि ये 290 किलोमीटर तक टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है और मैक 3.5 की स्पीड पर फ्लाई कर सकती है। और टर्की के अगेंस्ट में ग्रीक एयरफोर्स को ये बहुत बड़ा एडवांटेज प्रोवाइड करा सकती है। तो ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगता है, पर इसमें जो फ्लॉ है वो ये है कि अभी तक इंडिया ने खुद अपने रफाल में करंट स्टेट की जो ब्रह्मोस है, यहाँ पर फोकस करंट स्टेट पर करिएगा, जो कि Su-30 MKI में अभी लगती है, उसको लगाने का कोई प्लान नहीं किया है। फ्यूचर में जब ब्रह्मोस का लाइटर वर्जन आएगा तो हो सकता है उसे इंटीग्रेट किया भी जाए, पर करंट वर्जन को इंटीग्रेट करने का अभी कोई प्लान नहीं चल रहा है। तो अगर हमारी ही एयरफोर्स इन मिसाइलों को अपने रफाल में नहीं लगा रही है तो ग्रीक एयरफोर्स कैसे प्लान कर सकती है इन मिसाइल को अपने रफाल में लगाने के लिए। बाकी जो दूसरा आर्ग्यूमेंट था वो ये था कि रफाल पहले से ही स्कैल्प EG क्रूज मिसाइल के साथ आते हैं, जो कि लैंड अटैक और एंटी शिप रोल में भी यूज़ करी जा सकती है। तो ब्रह्मोस की क्या ज़रूरत? तो डेफिनेटली जो स्कैल्प EG मिसाइल है वो काफ़ी कैपेबल और काफ़ी अच्छी मिसाइल है, पर ब्रह्मोस से कंपेयर करना सही नहीं है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल है और सिंगल हिट में एक पूरे शिप को डुबा सकती है। तो अगर आप एंटी शिप रोल में ब्रह्मोस को यूज़ करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा घातक मिसाइल है। तो ये आर्ग्यूमेंट सही नहीं है कि अगर स्कैल्प EG क्रूज मिसाइल यूज़ हो रही है तो ब्रह्मोस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर ब्रह्मोस रफाल में लगती है तो डेफिनेटली रफाल की कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। बाकी कुछ आर्ग्यूमेंट्स ये भी थे कि क्योंकि इंडियन मिसाइल्स की बात कही है तो हो सकता है अस्त्र मिसाइल के इंटीग्रेशन की बात हो। तो ये बात भी यहाँ पर क्लियर कर दें कि जो मीका मिसाइल के नेक्स्ट जनरेशन के वर्जन आने वाले हैं, यानी कि मीका NG जो आने वाली हैं, जो कि फ्रांस ऑफर करेगा बाद में अपने रफाल के साथ, वो अस्त्र मिसाइल से बेटर मिसाइल्स होंगी। साथ में जो रफाल है उससे पहले से ही मीटियोर मिसाइल फायर करी जा सकती है, तो अस्त्र मिसाइल का जो इंटीग्रेशन है वो यहाँ पर सेंस नहीं बनाता है। तो ये जो आर्टिकल लिखा गया है इसके ऐसे चांसेस लग रहे हैं कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो एक्यूरेट ना हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।